नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्त मेरे भाई। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और क्लास भी अच्छी चल रही होगी आप सभी की, और क्लास नोट्स भी अच्छे बन रहे होंगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आप सभी लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें और कंटिन्यू आप सभी की क्लास चल ही रही है। और साथ ही साथ आप सभी लोग अपना घर पर भी मेहनत करते रहें, ठीक है। कंटिन्यू क्लास आपकी चलेगी और चलती रहेगी, ठीक। मेरे दोस्त, अब आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश की। कल हम लोगों ने हर्यक वंश पढ़ा था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, और नागदशक के बाद अब हम लोग अगला वंश पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। अगला वंश कौन सा पढ़ेंगे? शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। तो आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए, क्लास नोट्स बनाते रहिए, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। मगध का उत्कर्ष आप सभी के जबान पे होगा, ये हमारी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक मेरे दोस्त। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आप सभी का मेरे बाहर नहीं जाने वाला है मेरे भाई। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ठीक है, इस चीज़ से। तो अजीत ऑनलाइन स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अब हम लोग आज चलने वाले हैं शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश की बात करेंगे, ठीक है ना। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। मेरे दोस्त, आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप सभी का भी हक बनता है कि आप अपने भाई को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। हाँ, ठीक मेरे दोस्त। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश हम लोग क्या चल रहा है हमारा? मगध का उत्कर्ष चल रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। क्या चल रहा है? मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। टॉपिक टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में आज हम लोग बात करने वाले हैं शिशुनाग डायनेस्टी की, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड लिखेंगे बच्चों। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड है 412 से 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, 344 ईसा पूर्व, 344 ईसा पूर्व। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करते रहें, ठीक है। अच्छी तरीके से मेहनत करते रहें, ठीक है। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक, शिशुनाग वंश का संस्थापक, शिशुनाग वंश का संस्थापक मेरे दोस्त कौन था? शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग, शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग है, शिशुनाग है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड लिखेंगे शिशुनाग का 412 से 412 ईसा पूर्व से, 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व, 94 ईसा पूर्व, 394 ईसा पूर्व, 394 ईसा पूर्व, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से क्लास को लेते रहें, अच्छी तरीके से क्लास को लेते रहें, अच्छी तरीके से क्लास को लेते रहें। और आगे ऐसे ही क्लास आप सभी की कंटिन्यू चलती रहेगी। और पढ़ने में आप सभी का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो आपका छूटेगा नहीं, ये हमारा मानना है, ठीक है। शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक है बच्चों? 412 से 344 ईसा पूर्व, ठीक है। संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। शिशुनाग का शासनकाल कब से कब तक है? टाइम पीरियड 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व से
394 ईसा पूर्व। लिखेंगे लिखेंगे इसने अवंती पर आक्रमण करके अवंती को मगध में मिला लिया। किस पर? अवंती पर आक्रमण करके, अवंती पर आक्रमण करके, आक्रमण करके अवंती को मगध में मिलाया, मगध में मिलाया, अवंती को मगध में मिलाया। अवंती पर आक्रमण करके अवंती को मगध में मिलाया, मगध में मिलाया। अवंती में एक प्रद्युत वंश था, ठीक है ना। अवंती में एक प्रद्युत वंश का शासन था, अवंती पर एक प्रद्युत वंश का शासन था, ठीक है ना। और प्रद्युत वंश का अंत किया। लिखेंगे अवंती में किसका शासन था? प्रद्युत वंश। अवंत में किसका शासन था बच्चों? प्रद्युत, प्रद्युत वंश, प्रद्युत वंश, प्रद्युत वंश, प्रद्युत वंश का अंत करके, प्रद्युत वंश का अंत करके मगध में मिलाया, ठीक है ना। अवंती पर आक्रमण करके वहां के प्रद्युत वंश का अंत किया, अंत करके किसमें मिलाया? वो मगध में मिला लिया, ठीक है, मगध में मिला लिया। इसके बाद लिखेंगे बच्चों, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली, इसने अपनी राजधानी, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। इसने अपनी राजधानी, राजधानी पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित किया? वैशाली स्थानांतरित किया, वैशाली स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। किसने? शिशुनाग ने। पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया, पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया, पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक को काक वर्ण के नाम से जाना जाता था बच्चों, कालाशोक को काक वर्ण के नाम से जाना जाता था। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्लास को लेते रहे, ठीक है ना। इसका उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी या शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र, शिशुनाग का उत्तराधिकारी, शिशुनाग का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी उसका पुत्र, उसका पुत्र कालाशोक हुआ, कालाशोक, कालाशोक हुआ, कालाशोक हुआ। कालाशोक का टाइम पीरियड लिखेंगे, कालाशोक का टाइम पीरियड लिखेंगे 394 से 366 ईसा पूर्व, 394 से 394 से 366 ईसा पूर्व, 366 ईसा पूर्व। ये किसका टाइम पीरियड है? कालाशोक का है। कालाशोक शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी या शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन बना? कालाशोक बना। कौन बना? कालाशोक बना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। कौन बना? कालाशोक बना। कालाशोक में लिखेंगे, कालाशोक में लिखेंगे कालाशोक के द्वारा, कालाशोक के द्वारा अपनी राजधानी, कालाशोक के द्वारा, कालाशोक के द्वारा, कालाशोक के द्वारा अपनी राजधानी, अपनी राजधानी, अपनी राजधानी, कालाशोक के द्वारा अपनी राजधानी, अपनी राजधानी कहां से? वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। कालाशोक के द्वारा अपनी राजधानी, अपनी राजधानी, राजधानी, अपनी राजधानी कहां से? वैशाली से, वैशाली से, वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। कहां से? वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। और
शिशुनाग के समय पाटलिपुत्र से कहा वैशाली, और वैशाली से पाटलिपुत्र किसने किया? कालाशोक ने किया। कालाशोक कौन था? कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक कौन था? कालाशोक शिशुनाग का बेटा था। ठीक है, कालाशोक कौन था? कालाशोक शिशुनाग का बेटा था। ठीक है, पुत्र था। लिखेंगे इसी के समय में, इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन, इसी के समय में, किसके समय में? कालाशोक के समय में। इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन, दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन आयोजन कराया गया था, कराया गया था। इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कराया गया था। कहाँ कराया गया था? वैशाली में कराया गया था। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, रावे पाकु आकार, ठीक है ना। पहली कहाँ हुई थी? राजगीर में। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में, ठीक है ना। दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। तो दूसरी दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कराया गया। किसने कराया था? कालाशोक ने। कहाँ कराया था? वैशाली में कराया था। कहाँ कराया था बच्चों? वैशाली में कराया था। ठीक है, कहाँ कराया था? वैशाली में कराया था। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो रही हैं आप सभी की। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो रही हैं आप सभी की। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छी तरीके से मेहनत करते रहें। ठीक है, अच्छी तरीके से मेहनत करते रहें। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है ना। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश किसका क्या चल रहा है? हमारा मगध का उत्कर्ष टॉपिक चल रहा है। ठीक है ना, मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल हम लोगों ने अभी पढ़ा हर्यंक वंश। ठीक है, कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा? हर्यंक वंश। ठीक है ना। हर्यंक वंश के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व। संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। शिशुनाग का टाइम पीरियड 412 से 394 ईसा पूर्व, 412 से 394 ईसा पूर्व। इतना रिवीजन क्लास में ही हम करा देंगे मेरे दोस्त कि आप सभी लोग बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इतना क्लास में ही रिवीजन करा देंगे मेरे भाई। ठीक है, हाँ, तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से क्लास लेते रहें। ठीक है ना। संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। शिशुनाग का टाइम पीरियड कितना है? 412 से 394 ईसा पूर्व। ठीक है, इसने अवंती पर आक्रमण कर किया, और अवंती में किस वंश का शासन था? प्रद्युत वंश का शासन था। ठीक है ना, उसका अंत किया, और अंत करके मगध में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। कहाँ से? पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। ठीक है ना, इसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन हुआ? कालाशोक। कालाशोक का शासनकाल कब से कब तक है बच्चों? 394 से 366 ईसा पूर्व, 394 से 366 ईसा पूर्व। इसने अपनी राजधानी वैशाली से कहाँ स्थानांतरित किया? पाटलिपुत्र। वैशाली से पाटलिपुत्र। ठीक है, इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कराया गया था। कब कराया गया था? 383 ईसा पूर्व में। लिख लेंगे यहाँ पे 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में कराया गया, 383 ईसा पूर्व में कराया गया। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। नंदिवर्धन, नंदिवर्धन था। ठीक है बच्चों, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन था। ठीक है ना, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। और नंदिवर्धन के समय में ही इसका सचिव कौन हुआ करता था? महापद्मनंद हुआ करता था। ठीक है ना, नंदिवर्धन के समय में ही इसका सचिव कौन हुआ करता था? महापद्मनंद हुआ करता है, सेनापति। ठीक है ना, और महापद्मानंद के ही द्वारा नंदिवर्धन का अंत कर दिया गया। ठीक है ना, महापद्मानंद के ही द्वारा नंदिवर्धन का अंत कर दिया गया। तो आज हमारा शिशुनाग वंश क्लियर होता है। और इसी के बाद नंदिवर्धन के बाद हमारा कौन सा टॉपिक आएगा?
नंद वंश का स्थापना की गई। महापद्मानंद ने इसकी हत्या करने के बाद किसकी स्थापना की? नंद वंश की स्थापना की। ठीक है ना। एक बार हम लोग फिर से देखने वाले हैं, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र, क्या नाम था? कालाशोक। कालाशोक का टाइम पीरियड कितना था? 394 से 366 ईसा पूर्व। ठीक है, 394 से 366 ईसा पूर्व, 394 से 366 ईसा पूर्व। ठीक है। इसके बाद इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ठीक है, वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के ही समय में कराया गया। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के ही समय में किया गया। ठीक है, कालाशोक के ही समय में किया गया। कब किया गया? 383 ईसा पूर्व में। कब किया गया? 383 ईसा पूर्व में किया गया। ठीक है ना। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन। नंदिवर्धन की हत्या कैसे की? महापद्मानंद ने की थी। ठीक है ना। और महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। लिखेंगे अगला टॉपिक नंद वंश। अगला टॉपिक लिखेंगे नंद वंश। नंद वंश, नंद नंद वंश लिखेंगे बच्चों, नंद वंश। नंद वंश हेडिंग लगाएंगे। नंद वंश का शासन काल है 344 से 323 ईसा पूर्व। 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। ठीक है, 344 से 323 ईसा पूर्व। 344 से 323 ईसा पूर्व। ठीक है मेरे दोस्त, 344 से 323 ईसा पूर्व। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है तो आप सभी लोग क्लास एंड होने के बाद आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें। ठीक है, अपना डाउट लिखें। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, नंदवंश का टाइम पीरियड कितना है? 344 से 323 ईसा पूर्व। ठीक है, 344 से 323 ईसा पूर्व लिखेंगे। नंदवंश का संस्थापक, नंदवंश का संस्थापक, नंदवंश का संस्थापक, संस्थापक महापद्मानंद हुआ। पद्मनंद हुआ। ठीक है, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद हुआ। ठीक है ना, महापद्मनंद हुआ। ये सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है ना, इसे सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। सबसे शक्तिशाली, शक्तिशाली, इसे सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, नंदवंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद है। इसे सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, इसके इसने कलिंग पर आक्रमण करके उसे जीता। लिखेंगे, इसने कलिंग पर आक्रमण किया। किसने? महापद्मानंद ने। किस पर आक्रमण किया? कलिंग, कलिंग पर आक्रमण करके, आक्रमण करके उसे जीत लिया, उसे जीत लिया। ठीक है मेरे दोस्त, कलिंग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। किसने? महापद्मानंद ने। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। और महापद्मानंद के दोस्त, मेरे भाई, 8 पुत्र थे। कितने थे? महापद्मानंद के कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। ठीक है ना, महापद्मानंद के कुल 8 पुत्र थे। कुल 8 पुत्र थे। महापद्मानंद के कुल 8 पुत्र थे। महापद्मानंद के कितने पुत्र थे? कुल 8 पुत्र थे। कुल 8 पुत्र थे। ठीक है, और नंदवंश का नंदवंश का, ठीक है ना, अंतिम शासक, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद बना। नंदवंश का अंतिम शासक, इसका 8वां पुत्र ही कौन था? अंतिम शासक था। ठीक है ना, नंदवंश का
नंद वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद हुआ, घानानंद हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घानानंद हुआ। ठीक है ना, नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घानानंद हुआ। एक बात और पूछी जाएगी बच्चों कि महापद्मानंद ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो महापद्मानंद ने एक रात की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, लिख लेंगे यहाँ पर उपाधि। महापद्मानंद ने किसकी उपाधि धारण की थी? उपाधि, एक रात की उपाधि धारण की थी, एक रात की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महापद्मानंद ने किसकी उपाधि धारण की थी? एक रात की उपाधि धारण करी थी, एक रात की उपाधि धारण करी थी, एक रात की उपाधि धारण करी थी, एक रात की उपाधि धारण करी थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक मेरे दोस्त कौन था? घनानंद था। ठीक है ना, लिखेंगे इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में, इसी के शासनकाल में, किसके? घनानंद के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। किसका हुआ? सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण हुआ। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ। घानानंद की हत्या, घानानंद की हत्या, लिखेंगे घानानंद की हत्या चाणक्य की मदद से, घानानंद की हत्या चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। लिखेंगे बच्चों, मेरे दोस्त मेरे भाई, घानानंद की हत्या, घानानंद की हत्या, घानानंद की हत्या, घानानंद की हत्या हत्या चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मदद से, मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को तैयारी कराई जा रही है बच्चों। ठीक है ना मेरे दोस्त मेरे भाई, आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। महापद्मानंद की उपाधि कौन थी? एक राज की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, इसे सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। ठीक है, इसने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीता। ठीक है ना, किसने? महापद्मानंद ने। महापद्मानंद के कुल 8 पुत्र थे और 8वां इसका अंतिम पुत्र कौन था? इसका अंतिम पुत्र कौन था? घनानंद। इसका अंतिम पुत्र कौन था? घनानंद था। ठीक है ना, अंतिम शासक कौन बना? घनानंद। और घनानंद ने 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है ना, घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी, मौर्य ने कर दी, जिसने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जिसने, लिखेंगे जिसने, जिसने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। लेकिन मौर्य वंश की स्थापना से पहले हम लोग 2 विदेशी आक्रमणों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना बच्चों, विदेशी आक्रमणों के बारे में जानेंगे, विदेशी आक्रमण के बारे में जानेंगे। ठीक है, विदेशी आक्रमण के बारे में जानेंगे। एक बार फिर से हम लोग अपनी पूरे टॉपिक को
रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व, ठीक है। संस्थापक कौन है? शिशुनाग है, ठीक है ना। शिशुनाग का शासनकाल 412 से 394 ईसा पूर्व, 412 से 394 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण किया और अवंती में एक प्रद्युत वंश का शासन चल रहा था, तो प्रद्युत वंश का अंत किया, ठीक है ना। और प्रद्युत वंश का अंत करके अवंती को मगध में मिलाया, ठीक है ना, अवंती को मगध में मिलाया, ठीक है ना। शिशुनाग, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। कहाँ बच्चों? शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया, ठीक है ना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन हुआ? कालाशोक हुआ। कालाशोक को ही काकवर्ण कहा जाता था। लिख लेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था। कालाशोक को ही काकवर्ण कहा जाता था, ठीक है ना। कालाशोक को ही क्या कहा जाता था? काकवर्ण कहा जाता था, काकवर्ण कहा जाता था, काकवर्ण कहा जाता था। कालाशोक को ही काक वर्ण के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। देखिए, रिवीजन करने का मतलब ही यही होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। रिवीजन करने का मतलब ही यही होता है मेरे दोस्त कि जो भूली बिसरी चीजें हैं वो भी याद आ जाए, ठीक है ना। इसीलिए आप सभी लोग कहाँ आए हैं? अजीत ऑनलाइन स्टडी में, ठीक है। हाँ, राजधानी कहाँ से स्थानांतरित किया? पाटलिपुत्र से वैशाली। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक। कालाशोक का शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व, ठीक है मेरे दोस्त। कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? काकवर्ण के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, ठीक है। इसके पिता ने कहां से कहां स्थान? पाटलिपुत्र से वैशाली, और बच्चे ने वैशाली से पाटलिपुत्र। कालाशोक के ही समय में दूसरी बौद्ध संघ की जो 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी, ठीक है ना, इसी के शासनकाल में करी गई थी, ठीक है ना। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन। नंदिवर्धन का सचिव या सेनापति कौन था? महापद्मानंद था। महापद्मानंद ने किसकी हत्या कर दी थी? नंदिवर्धन की, ठीक है ना। और हत्या करने के बाद किस वंश की स्थापना की थी? नंद वंश की। और नंद वंश का टाइम पीरियड कितना है बच्चों? 344 से 323 ईसा पूर्व, ठीक है। संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। महापद्मानंद ने किसकी उपाधि धारण की थी? एक राज की उपाधि धारण की थी। इसे सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था, ठीक है। महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया, ठीक है। कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग को जीत लिया। महापद्मानंद के कुल 8 पुत्र थे। कितने? 8 पुत्र। और 8 पुत्र में सबसे अंतिम शासक, जो नंद वंश का सबसे अंतिम शासक था, घनानंद, ठीक है ना। घनानंद ने 326 ईसा पूर्व में, इसी में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से किसने कर दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। और इसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन उसके पहले हम लोग 2 विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। अगर नहीं 2 विदेशी पढ़ सकते तो एक आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। 2 विदेशी आक्रमणों के बारे में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ, हेडिंग लगाएंगे पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण। पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। हेडिंग लेंगे पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। पहला आक्रमण लिखेंगे ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईरानी आक्रमण के विषय की बात कर रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण। ईरान में ही, ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता था। ईरान में ही किसका शासन था? हखमनी वंश का शासन था, ठीक है ना। ईरान में
किसका शासन था? हखमनी वंश का। हखमनी, हखमनी वंश, मनी वंश, हखमनी वंश का शासन था। किसका शासन था? हखमनी वंश का शासन था। हखमनी वंश का शासन था। ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था बच्चों? ईरान को ही क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता था। ठीक है ना। पहला आक्रमण कौन पढ़ रहे हैं हम लोग? ईरानी पढ़ेंगे, इसके बाद यूनानी पढ़ेंगे। ईरान, ईरान में किसका शासन था? हखमनी वंश का शासन चल रहा था। ठीक है। 518 ईसा पूर्व में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, 518 ईसा पूर्व में भारत पर भारत पर भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, आक्रमण डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, इसी को ही क्या कहा जाता था? दारा प्रथम। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था, या दारा प्रथम ने किया था, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था। ठीक है ना। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था। ठीक है ना। एक चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ईरान पर आक्रमण, ईरान मतलब किस वंश का शासन था? हखमनी वंश का शासन था। ठीक है ना। और हखमनी वंश का शासक कौन था? साइरस। कौन था? साइरस। हकमनी वंश का शासक कौन था? साइरस था। हकमनी वंश का शासन कौन चला रहा था? साइरस चला रहा था। ठीक है ना। 518 ईसा पूर्व में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। इसी ने गंधार पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसी ने गंधार पर क्या किया था? अधिकार कर लिया। कहाँ किया था? गंधार पर अधिकार किया। गंधार, वही जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। गंधार पर अधिकार किया, गंधार पर अधिकार किया, गंधार पर अधिकार किया। ठीक है मेरे दोस्त, गंधार पर अधिकार किया। इसकी जानकारी हमें इसकी जानकारी हमें इसकी जानकारी हमें बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है। बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है, अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है। मेरे दोस्त, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपकी लिखाई जा रही है। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग कॉपी में लिखते हैं, ठीक है ना, वैसे ही आप सभी की नोट्स एक एक चीज, एक एक पॉइंट लिखाया जा रहा है, जहां आपकी छूटने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है ना। जहां आपकी नोट्स छूटने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है मेरे दोस्त। ईरान में किन सिक्कों का प्रचलन ज्यादा था? ईरान में किन सिक्कों का प्रचलन ज्यादा था? रजत सिक्के। ठीक है ना। रजत सिक्कों का प्रचलन ज्यादा था। लेकिन जब क्या हुआ कि इसने 518 ईसा पूर्व में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया। ठीक है ना। किसने किया था? डेरियस प्रथम और दारा प्रथम ने किया था। इसके बाद क्या हुआ? गंधार पर अधिकार किया। इसकी जानकारी बेहिस्तून अभिलेख में मिलती है। इसी आक्रमण के बाद भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हुआ। लिखेंगे बच्चों, इसी आक्रमण के बाद, इसी आक्रमण के बाद भारत और इसी आक्रमण के बाद भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हुआ। ईरान के बीच व्यापार शुरू हुआ। क्या? व्यापार शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ। इसी के बाद क्या हुआ?
भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हुआ। भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, भारत के व्यापार शुरू हुआ। ईरान में किनके सिक्के? रजत सिक्के। ठीक है, ईरान में किसके सिक्के ज्यादा चलते थे? रजत। ठीक है ना, रजत के सिक्के लिखेंगे, रजत सिक्के। और रजत सिक्कों को ही रजत सिक्कों को ही रजत सिक्कों को ही रजत सिक्कों को ही सुखदेई कहा जाता था बच्चों, सुखदेई, सुखदेई कहा जाता था। रजत सिक्कों को ही वहां सुखदेई कहा जाता था। और स्वर्ण सिक्कों को डेरिक कहा जाता था। स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? डेरिक से कहा जाता है, डेरिक। स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? डेरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डेरिक कहा जाता था, डेरिक। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज हम लोग आक्रमण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग किसके विषय में पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं शिशुनाग वंश, नंद वंश, और वहां पर जो हुए यूनानी आक्रमण, ईरानी आक्रमणों के बारे में। ठीक है मेरे दोस्त, यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण के विषय में। ठीक है ना, ईरानी आक्रमण के विषय में। ठीक है मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को चीजें क्लियर हो रही होंगी, ये हमारा मानना है। बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो रही होंगी, ये हमारा मानना है। बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो रही होंगी, ये हमारा मानना है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे हम लोग देखेंगे अब यूनानी आक्रमण के विषय। यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण हेडिंग लगाएंगे, यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण। ठीक है मेरे दोस्त, यूनानी आक्रमण के विषय में देखेंगे। ठीक है, यूनानी आक्रमण। यूनान, यूनान कहाँ पड़ता था? मकदूनिया में पड़ता था। यूनान कहाँ पड़ता था? मकदूनिया, मकदूनिया, मकदूनिया ही को ही क्या कहा जाता था बच्चों? मेसिडोनिया। मकदूनिया को क्या कहा जाता था? मेसिडोनिया कहा जाता था। मकदूनिया को क्या कहा जाता था? मेसिडोनिया कहा जाता था। और यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक यहाँ का शासक फिलिप था। ठीक है ना, फिलिप या सिकंदर मान लीजिए। ठीक है ना, फिलिप, फिलिप। ठीक है, फिलिप का पुत्र कौन था? सिकंदर। फिलिप का पुत्र कौन था? सिकंदर, सिकंदर। सिकंदर का जन्म, सिकंदर का जन्म, सिकंदर का जन्म, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया में हुआ था, या मकदूनिया, मेसिडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था बच्चों? मेसिडोनिया में हुआ था। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है। ठीक है, सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? मेसिडोनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेसिडोनिया में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम फिलिप। पिता का नाम क्या था? फिलिप, फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर की माता का नाम, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। ठीक है ना, और सिकंदर की माता का नाम था ओलंपिया। सिकंदर की माता का नाम क्या था? ओलंपिया, ओलंपिया, ओलंपिया। और सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना, रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना, रेक्सोना। और सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम लिखेंगे बच्चों, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम,
अरस्तु के गुरु का नाम था बच्चों प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? मेसिडोनिया में हुआ। पिता का नाम फिलिप, माता का नाम ओलंपिया, माता का नाम ओलंपिया, और पत्नी का नाम रेक्सोना, पत्नी का नाम रेक्सोना। गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। सुकरात को क्या हुआ था? जहर का प्याला देके उन्हें मार दिया गया था। जहर का प्याला देके उन्हें मार दिया गया था। जहर का प्याला देके उन्हें मार दिया गया था। सिकंदर की पहली लड़ाई गंधार के राजा अंभिक से हुई। सिकंदर की पहली लड़ाई, सिकंदर की पहली लड़ाई, पहली लड़ाई, पहली लड़ाई गंधार के राजा, गंधार के राजा अंभिक से हुई। किससे हुई थी? अंभिक से, अंभिक से। गंधार के राजा अंभिक से हुई। और गंधार के जो राजा थे अंभिक, वो हाथ पैर जोड़ने लगा, अरे 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 बस मुझे मत मारिए। ठीक है मेरे दोस्त, आगे पहली लड़ाई किसके साथ हुई? गंधार के राजा अंभिक से हुई। गंधार के राजा अंभिक से हुई। इसने बिना लड़े ही अधीनता अपनी स्वीकार कर ली थी। किसने? अंभिक ने। इसने बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली थी। पूछा जाएगा कि यूनान में कौन सा ऐसा शासक था जो बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली थी? अंभिक ने। ठीक है ना। कौन सा राजा था? राजा अंबिक था। ठीक है ना। कौन सा राजा था? राजा अंबिक था। ठीक है ना। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच, सिकंदर और राजा पोरस के बीच लिखेंगे 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच, पोरस के बीच, राजा पोरस के बीच लड़ा गया हाई डेस्पीज, या लड़ा गया हाई डेस्पीज का युद्ध। किस नदी के किनारे? झेलम या विदस्ता नदी के किनारे। ठीक है, लिखेंगे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया झेलम नदी के किनारे, लड़ा गया झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? झेलम नदी, झेलम नदी के किनारे, नदी के किनारे। कौन सा युद्ध था? हाई डेस्पीज, हाई डेस्पीज, हाई डेस्पीज का युद्ध, का युद्ध, या हाई डेस्पीज का युद्ध, या वितस्ता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। लड़ा गया वितस्ता का युद्ध। सिकंदर और राजा पोरस के बीच किसका लड़ाई युद्ध हुआ? वितस्ता का युद्ध। ठीक है, वितस्ता का युद्ध हुआ। ठीक है। सिकंदर बीमार हो जाने के कारण इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। सिकंदर बीमार हो जाने के कारण, सिकंदर की मृत्यु कैसे हुई? सिकंदर बीमार हो जाने के कारण इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई। बेबीलोन में हुई। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में। 330 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु हो गई। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम क्या था? बूके फराल, बूके फराल। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बूके फराल था। ठीक है ना। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बूके फराल था, बूके फराल था। ठीक है मेरे दोस्त, बूके फराल था। तो आज के लिए हम लोग अपनी कहानी को यहीं रोकते हैं। ठीक है। और हाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है। कोई इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो 1% की, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है मेरे दोस्त, बाय बाय, यू टेक केयर।